और आपको सीधे लिए चलेंगे नागपुर। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का विस्तार। नागपुर में नए मंत्रियों की शपथ का सिलसिला जारी है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने अब से थोड़ी देर पहले मंत्री पद की शपथ ली है। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष जिनकी जीत में बड़ी भूमिका रही, उन्हें मंत्री बनाया गया है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। गुलाबराव पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। चंद्रकांत पाटिल, हसन मुशर्रफ मंत्री बनाए गए हैं। राजीव सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, नागपुर से शपथ ग्रहण की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अलग अलग पार्टियों से कितने कितने मंत्री बन रहे हैं, कौन कौन बड़े चेहरे मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, जरा डिटेल में बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए कुल 43 मंत्री पद है महाराष्ट्र में। ऐसे में सबसे ज्यादा मंत्री पद की जो संख्या है वो बीजेपी के पास में है, 22 बताई जा रही है। उसके अलावा 12 मंत्री पद जो है वो शिवसेना शिंदे गुट के खाते में है और 10 जो है एनसीपी अजीत गुट के खाते में है। फिलहाल आज जिस तरह की जानकारी है, लगभग 35 से 38 मंत्री जो हैं आज शपथ ले रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बीजेपी कोटे से मंत्री बनाए गए हैं चंद्रशेखर बावनकुले, जो कि महाराष्ट्र में बीजेपी पिछले 50 साल के इतिहास में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर पाई है। 130 से ज्यादा सीटें मिली है। ऐसे में बावनकुले को निश्चित तौर पर उसका इनाम मिला है। उन्हें कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। पूर्व अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री मिली है। साथ ही साथ फडणवीस के बेहद करीबी गिरीश महाजन, जो हमेशा एक संकट मोचक का काम करते हैं पार्टी के लिए, वो मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा शिंदे गुट से गुलाबराव पाटिल जो कि जलगांव से आते हैं, साथ ही साथ दादा भूसे जो कि मालेगांव इलाके से आते हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। एनसीपी कोटे से जो एनसीपी प्रदेश एनसीपी के जो नेता हैं वो हसन मुशर्रफ, उन्हें मंत्री बनाया गया है। तो फिलहाल अभी जो शपथ ग्रहण है चल रहा है, लेकिन नितेश राणे जो हैं उनका भी नाम है, आशीष शेलार हैं उनका भी नाम है। तो कुछ नए चेहरे भी इस बार लिए गए हैं। साथ साथ में चूंकि महाराष्ट्र में पिछले 5 साल का जो इतिहास रहा है कि किस तरह से जातिवादी राजनीति यहाँ पर ओबीसी के नाम पर, मराठा के नाम पर रही है, तो उसको पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश की गई है। खासतौर पर मराठवाड़ा और विदर्भ रीजन में मराठा और ओबीसी नेताओं की पृष्ठभूमि को बाकायदा देखकर उसको बैलेंस किया गया है। हालांकि जब पूरा शपथ ग्रहण हो जाएगा तब वो आंकड़े सामने आएंगे, लेकिन जो नाम, जो संभावित चेहरे हमारे सामने थे, हमने पूरी लिस्ट को खंगाला तो एक बैलेंसिंग फिगर उसमें नजर आ रहा है, ताकि भविष्य में जो इस तरह की राजनीति है उसको उसका तोड़ किस तरह से निकालना है। क्योंकि आप पिछले 2.5 साल में हमने देखा कि मनोज जारंगे का जो आंदोलन था वो सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि पूरी सरकार के लिए गले का फांस बन गया था और लोकसभा में उसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। फिलहाल शपथ ग्रहण अभी भी चल रहा है। धनंजय मुंडे जो कि एनसीपी अजित पवार गुट से आते हैं, वो इस वक्त शपथ ले रहे हैं और लगातार लगभग अगले 15-20 मिनट में बिल्कुल धनंजय मुंडे इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। शपथ ग्रहण का सिलसिला जारी है। समारोह की तस्वीरें नागपुर से आपके सामने। शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने आज 38 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें सीएम आतिशी और अरविंद केजरीवाल सहित पार्टी के कद्दावर नेताओं के नाम शामिल हैं। आम आदमी पार्टी ने अपनी चौथी लिस्ट में कुल 38 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। इसके साथ ही पार्टी ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। आज जारी की गई 38 उम्मीदवारों की लिस्ट में जो बड़े चेहरे शामिल किए गए हैं, उनमें नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, कालकाजी सीट से आतिशी, ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज, बाबरपुर सीट से गोपाल राय, सकूर बस्ती से सत्येंद्र जैन, राजेंद्र नगर सीट से दुर्गेश पाठक लड़ेंगे चुनाव, मालवीय नगर से सोमनाथ भारती को टिकट, बल्ली मारन से इमरान हुसैन को टिकट, मटिया महल से शोएब इकबाल को टिकट, ओखला सीट से चुनाव लड़ेंगे अमानतुल्लाह, नांगलोई जाट से रघुविंदर शौकीन आपके उम्मीदवार होंगे। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के नाम का ऐलान होने से पहले कांग्रेस ने यहां संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने अभी 21 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। बीजेपी की लिस्ट का इंतजार है। आपने किसी भी तरह के एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए 20 मौजूदा विधायकों की टिकट काट दिए हैं। गैंगस्टर से संबंधों के आरोप में जेल में बंद उत्तम नगर के विधायक नरेश बालियान की पत्नी पूजा बालियान को मौका दिया गया है। और आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट जारी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लिया। सिसोदिया ने भी तंज कसा।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 उम्मीदवार मैदान में उतारने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने बीजेपी पर कई सवाल दागे। सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लिखा कि पार्टी पूरे आत्मविश्वास और पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी गायब है, उनके पास ना सीएम चेहरा है, ना टीम है, ना प्लानिंग है और ना दिल्ली के लिए कोई विजन है। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पिछले 5 साल में सरकार को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की और उनका नारा केजरीवाल को हटाने का था। आपकी चौथी लिस्ट जारी होने पर जंगपुरा से पार्टी उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हम जनता के बीच जा रहे हैं, यह मांगने कि हमें 5 साल और दिए जाएं। दूसरी ओर बीजेपी अब भी भ्रमित है, न उनके पास कोई मुद्दा है, न कोई नेता और न ही दिल्ली वालों के लिए कोई उम्मीद। सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा कि दिल्ली का विकास और उज्जवल भविष्य केवल केजरीवाल के साथ ही संभव है। और इस बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज रमेश पहलवान और उनकी पत्नी कुसुम लता को पार्टी की सदस्यता दिलाई। कुछ देर बाद ही रमेश को पार्टी ने कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने की घोषणा भी कर दी। रमेश पहलवान और उनकी पत्नी कुसुम लता को आज अरविंद केजरीवाल ने दूसरी बार आम आदमी पार्टी में शामिल किया। दोनों नेताओं ने बीजेपी को छोड़ने के कुछ घंटे बाद ही आम आदमी पार्टी ने अपना टिकट देने की भी घोषणा कर दी। रमेश पहलवान को कस्तूरबा नगर से टिकट दिया गया, यहीं से उनकी पत्नी कुसुम लता पार्षद है। रमेश पहलवान ने कहा कि केजरीवाल की नीतियों से प्रभावित होकर घर वापसी की। क्योंकि हम भी आम आदमी परिवार से आते हैं, मेरे फादर साहब सरकारी कर्मचारी रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं सही जगह आया हूँ दोबारा से और इनका आशीर्वाद हम पे हमेशा बना रहेगा। 2013 में रमेश पहलवान जी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उसके बाद 2017 तक आम आदमी पार्टी में रहे। किसी कारणवश, जो भी कारण रहे, फिर ये आम आदमी पार्टी इन्होंने छोड़ दी और आज 7 साल के बाद इनकी घर वापसी हो रही है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान केजरीवाल ने दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। तो क्या उनको सुनियोजित तरीके से वहां से ट्रांसपोर्ट करके देश के अलग अलग भागों में बसाया जा रहा है? और दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी खींचतान शुरू हो गई है। ताजा मामला सीएजी रिपोर्ट को लेकर है। एलजी दफ्तर से आए एक नोट को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली के एलजी ऑफिस से कैग रिपोर्ट को लेकर एक नोट जारी किया गया, जिसके बाद से बीजेपी और आप आमने सामने हैं। इस नोट में कहा गया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के संभावित आदेश के डर से दिल्ली सरकार ने जल्दबाजी में ये रिपोर्ट उपराज्यपाल को सौंप दी है, ताकि इसे जल्द से जल्द पब्लिक किया जा सके। नोट में कहा गया है कि 14 लंबित कैग रिपोर्ट्स में से 11 रिपोर्ट्स उस समय की हैं जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे। एलजी के नोट में ये भी लिखा गया कि सरकार ने ये जल्दबाजी इसलिए दिखाई क्योंकि उसे डर है कि अदालत विपरीत आदेश दे सकता है। सीएजी की ये रिपोर्ट डीटीसी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मोहल्ला क्लिनिक से जुड़ी है। दावा है कि इन रिपोर्ट्स में सरकार की कमियों और खामियों को दर्शाया गया है। दावा ये भी किया गया कि उपराज्यपाल के बार बार अनुरोध करने के बाद ही वित्त मंत्री और बाकी संबंधित अधिकारियों ने आनन फानन में ये रिपोर्ट एलजी को भेजी है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने हाईकोर्ट में याचिका देकर ये रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर पेश करने की गुजारिश की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में 46 साल बाद खोले गए शिव मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया और इस दौरान उन्होंने तत्कालीन यूपी सरकार पर भी सवाल उठाए। संसद में संविधान पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मुद्दा संभल का उठ रहा था और संभल में इन्हीं के समय में 46 वर्ष पहले जिस मंदिर को बंद कर दिया गया, वो मंदिर फिर से सामने, सबके सामने आ गया। इनकी वास्तविकता को सबके सामने प्रस्तुत कर दिया। याद करिए ना, क्या वो संभल में इतना प्राचीन मंदिर क्या रातों रात प्रशासन ने बना दिया? क्या वहां बजरंगबली की इतनी प्राचीन मूर्ति रातों रात आ गई? क्या वहां पर जो ज्योतिर्लिंग निकला है, क्या ये आस्था नहीं थी? क्या उन दरिंदों को आज तक सजा क्यों नहीं मिली? इन्होंने 46 वर्ष पहले संभल के अंदर नरसंहार किया था। क्यों नहीं चर्चा होती संभल में उन लोगों की, उन निर्दोष लोगों की? क्या क्या कसूर था उनका? लेकिन जो भी उस सच को बोलेगा उसको धमकी दी जाएगी, उनका मुंह बंद कराने का प्रयास होगा।
और आइए आपको एक बार फिर लिए चलते हैं नागपुर। शपथ ग्रहण समारोह जारी है। देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल का विस्तार और इस वक्त पंकजा मुंडे मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। भारताच्या संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याची मंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व सदसद विवेक बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निपक्षपातीपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्व भाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे की बेटी, बीजेपी की विधायक पंकजा मुंडे इस वक्त मंत्री पद की शपथ ले रही हैं। ये सीधी तस्वीरें नागपुर से आपके सामने। हालांकि समीर, इसमें खासियत है कि फडणवीस सरकार में ये पहले कैबिनेट मंत्री की भूमिका भी निभा चुकी हैं और उसी तजुर्बे को देखते हुए इस बार इनकी क्या जिम्मेदारी होगी। बीड़ की परली सीट से ये विधायक जरूर हैं, लेकिन बीड़ सीट से ही देखा जाए तो परली सीट पर इन्हें 2019 में भी देखा गया था किस तरीके से अपने चचेरे भाई से एक चुनौती मिली थी। अब फिलहाल इस वक्त सदस्यता ग्रहण करते हुए, शपथ लेते हुए उनकी ये तस्वीर आपके सामने है। यूपी से अहम खबर। संभल में मंदिर के पास एक कुआं भी मिला है जिसको पुराने स्वरूप में लाने की अब कोशिश की जा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राज्य में अब दहशत का दौर खत्म हो चुका है। संभल में 46 सालों से बंद पड़े भगवान शिव और हनुमान के मंदिर को प्रशासन ने खुलवाया था। वहां आज श्रद्धालुओं ने हनुमान जी की आरती की और जय श्री राम के जयकारे लगाए गए। वहीं मंदिर के साथ मिले कुएं की जेसीबी से खुदाई कराई गई। बंद कुएं को पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि जानकारी मिली थी कि मंदिर के पास एक प्राचीन कुआं है। खुदाई करने पर कुआं पाया गया है। इसके संरक्षण की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। वहीं संभल में 4 दशक के बाद मंदिर खुलने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अब सूबे में भय का दौर खत्म हो चुका है। मंदिर हो या कोई अन्य धार्मिक स्थल हो, सार्वजनिक स्थल हो, किसी को कब्जा करके छिपा करके और लोगों को वहाँ जाने से रोक करके कुछ किया है तो उसको पता करके, ये कोई विवाद का विषय नहीं है, लेकिन जहाँ भगवान है उनका भोग लगता है। जो सार्वजनिक स्थल है उसका सार्वजनिक रूप से उपयोग होता है। अब भय के बल पर, धमकी के बल पर डरा करके जो कब्जे किए गए थे या जो वहाँ से रहने वाले हिंदुओं को या धर्मावलंबियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था, अब वो समय समाप्त हो गया। और संभल में अतिक्रमण अभियान के दौरान एक मकान से 25 अवैध गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। संभल में प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी साथ मिलकर शहर के अलग अलग इलाकों में अतिक्रमण हटाने और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी अभियान के दौरान नखासा थाना क्षेत्र के मकान से 20 से ज्यादा गैस सिलेंडर मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। अवैध रूप से भरे गए इन सिलेंडरों को एक जगह रखा गया था, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक था। सिलेंडरों की बरामदगी के साथ स्थानीय अधिकारियों ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपूर्ति निरीक्षक के मुताबिक कार्रवाई के दौरान उन्होंने हाजी रब्बान नामक व्यक्ति के घर से 25 सिलेंडर बरामद हुए हैं। परिवार ने दावा किया कि सिलेंडर एक शादी के लिए लाए गए थे, लेकिन परिवार प्रशासन को सिलेंडरों के जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पाया। बरामद सिलेंडरों में 2 सिलेंडर भरे हुए और 23 खाली पाए गए हैं। संभल प्रशासन ने चेतावनी दी है, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे शहर में सुरक्षा का माहौल बना रहे। और छत्तीसगढ़ के रायपुर के बाद आज गृह मंत्री अमित शाह बस्तर पहुंचे। बस्तर ओलंपिक समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 1 साल में बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अमित शाह ने मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त करने का प्रण दोहराया। 1 साल के अंदर 287 नक्सलियों को मार दिया गया, 992 नक्सली गिरफ्तार हुए और 837 नक्सली सरेंडर हुए। मैं आज मां दंतेश्वर की भूमि से
सभी नक्सलवाद से जुड़े हुए, गलत रास्ते पर गए हुए मेरे भाइयों को कहना चाहता हूं, आइए आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा से जुड़िए, हथियार छोड़िए, बस्तर के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, देश के विकास के लिए आपका सहयोग दीजिए। बस्तर की भूमि पर कहकर जाता हूं कि 31 मार्च 2026 को इस देश की भूमि पर से हम नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने का काम करेंगे। और यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। सदन में संभल और बहराइच का मुद्दा छाने वाला है। समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संभल और बहराइच का मुद्दा उठाने का ऐलान किया है। आज लखनऊ में सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सरकार ने इसके जवाब में कहा है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। हमारी सरकार प्रदेश के चतुर्मुखी विकास, सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है। सभी विभागों पर बिंदुवार चर्चा होगी और प्रदेश तेजी के साथ प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, ये हम सब सुनिश्चित करेंगे। बैठक में निषाद पार्टी, अपना दल और आरएलडी सहित गठबंधन की सभी नेताओं ने शिरकत की। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, इसके लिए माननीय योगी जी की सरकार मैं धन्यवाद देता हूं। ये जितने भी जैसे अनुपूरक बजट का सत्र है, तो जो योजनाएं हैं वो सही ढंग से सही समय पर लागू हो जाएं, उसके लिए जो बजट कमी होती है उसे पूरा किया जाता है। तो विकास के क्रम में अनुपूरक बजट है तो सहायता करके बजट दिलाएं, उत्तर प्रदेश का सर्वोत्तम प्रदेश बनाएं। और आगरा बीजेपी मंडल अध्यक्ष के चुनाव के दौरान जमकर लात घूंसे चले। दो पक्षों में मारपीट का यह वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। मारपीट का यह वीडियो आगरा बीजेपी मंडल अध्यक्ष के चुनाव के दौरान का है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि मारपीट के दौरान एक युवक गाड़ी के पीछे निकलता है। ठीक उसी वक्त कुछ लोग दूसरी तरफ से उसे पकड़ते हैं। युवक बेतहाशा भागता है, फिर भी लोग उसे पकड़कर पीटने लगते हैं। उस पर जमकर लात घूंसे और डंडे बरसाए जाने लगते हैं। हंगामा बढ़ने पर देखने वालों का हुजूम जमा हो जाता है, लेकिन कोई उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं कर पाता। बताया जाता है कि झगड़े का ये वीडियो बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव के लिए आवेदन के दौरान का है, जब शनिवार को अचानक किसी बात पर बीजेपी के दो गुट आपस में भिड़ गए। बात मारपीट तक पहुंच गई। मामला आगरा थाना क्षेत्र के एतमाउद्दौला का है। बताया जाता है कि करीब 30 मिनट तक मारपीट और हंगामा चलता रहा, जिससे स्थानीय सड़क भी जाम हो गई। मारपीट में दोनों पक्ष से कुल 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामले में 12 लोगों के खिलाफ नामजद और 10 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बताया जाता है कि सीतानगर मंडल में युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद को लेकर ट्रांस यमुना के पिंटू गुप्ता और सचिन भदौरिया के बीच 6 महीने से ठनी हुई है। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व ओएसडी रविंद्र सिंह यादव के ठिकानों पर करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता चला और इस मामले में विजिलेंस ने छापे मारे हैं। नोएडा के सेक्टर 47 में स्थित यह घर पूर्व ओएसडी रविंद्र सिंह यादव का है। घर के बाहर विजिलेंस के अधिकारियों को देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस की टीम ने यहां 12 घंटे तक रेड की है। इस घर के साथ ही रविंद्र सिंह यादव के जसवंत नगर इटावा में उनके बेटे के नाम पर चल रहे स्कूल में भी सर्च अभियान चलाया गया है। रविंद्र सिंह यादव का नोएडा सेक्टर 47 स्थित मकान 3 मंजिला है, जिसकी कीमत 16 करोड़ है, जो कि आय से अधिक संपत्ति से बनाया गया है। जानकारी के मुताबिक घर में 37 लाख रुपए के सुख सुविधाओं का सामान और इलेक्ट्रिक उपकरण लगे हैं। इसके साथ ही 62,44,000 के गहने और 2,47,000 रुपए के नकदी भी मिली है। वहीं इटावा में बेटे का स्कूल जिस जमीन पर बना है, उसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपए है। फिलहाल रविंद्र सिंह यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच चल रही है और साथ ही रविंद्र यादव निलंबित चल रहे हैं। छापे के बाद रविंद्र यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार सहित कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं। विजिलेंस को भूखंड, स्कूल और कॉलेज के कई दस्तावेज मिले हैं। और राजस्थान के बाड़मेर की विधायक प्रियंका चौधरी आज गुस्से में नजर आईं और कार्यक्रम छोड़कर निकल गईं। प्रियंका ने ऐसा किया क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। ये बाड़मेर की निर्दलीय विधायक हैं प्रियंका चौधरी। प्रियंका रक्तदान शिविर कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर जा रही हैं। आयोजक हैरान है। मान मनोबल की हर कोशिश की, लेकिन सब नाकाम हो गई और वो कार्यक्रम छोड़कर चली गई।
प्रियंका की नाराजगी का कारण ये बताया जा रहा है कि उनके सम्मान से पहले बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष का सम्मान क्यों किया गया। डोंट इनवाइट मी, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन आप ऐसे बुला के अगर प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते तो दिस इज रॉन्ग किसी के भी साथ। दरअसल प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर बाड़मेर जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। विधायक प्रियंका समेत कई गणमान्य लोगों को बुलाया गया था, लेकिन सम्मान के सवाल पर प्रियंका ने कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ दिया। आपको बता दें कि प्रियंका चौधरी ने बाड़मेर से विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ा था। यहां से भाजपा प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि जीते हुए विधायकों से ज्यादा हारे हुए प्रत्याशियों की सरकार में ज्यादा चलती है। इसी बीच निर्दलीय विधायक की नाराजगी इन चर्चाओं को और हवा दे रही है। आज दिल्ली में राज्यसभा चेयरमैन 11 और लोकसभा स्पीकर 11 के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। टीबी मुक्त भारत जागरूकता अभियान के तहत ये मैच हुआ। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित इस मैत्रीपूर्ण क्रिकेट मैच में बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ कांग्रेस के सांसद भी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्यों में भी ऐसे खेलों का आयोजन करेंगे। खेल की ये भावना टीबी मुक्त भारत बनाने की है। मुझे टीबी है तो बताना नहीं, अरे भाई इसका इलाज है, सरकार मुफ्त में दवाई देती है, 1000 रुपया महीने का देती है और 38% मृत्यु दर इसमें हमने कम की है। 18% नए केसेस में कमी आई है। सभी सांसदों ने तय किया है कि हम जाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे और जनप्रतिनिधियों को भी जागरूक करके टीबी मुक्त भारत करेंगे, जो प्रधानमंत्री मोदी की सोच है। राज्यसभा चेयरमैन 11 और लोकसभा स्पीकर 11 के बीच खेले गए इस मैच में लोकसभा स्पीकर 11 की टीम ने जीत दर्ज की। सभी खिलाड़ियों को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सम्मानित किया और स्वस्थ भारत का संकल्प लिया। मुझे लगता है कि इन मैचेस के जरिए इस प्रकार की टीम स्पिरिट और टीम वर्क वाले जो इनिशिएटिव्स हैं, टीम वर्क के तहत हम सब भारत देश की, भारत माता की एक विशाल टीम बनके देश को आगे ले जाने के लिए भी मिलजुल कर काम करें। और पीएम मोदी ने देश की प्रगति में सभी राज्यों की भागीदारी को जरूरी बताया। 2014 के बाद से राज्यों में आर्थिक विकास को लेकर जो सजगता आई है, उसका नतीजा है कि ज्यादातर राज्यों की इकोनॉमिक ग्रोथ 7% को पार कर गई। ये रिपोर्ट देखिए। कोविड-19 ने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया, लेकिन भारत न केवल उस झटके से बहुत जल्द उबर आया, बल्कि नॉर्थ ईस्ट समेत तमाम राज्यों ने विकास के नए आयाम स्थापित कर दिए। PSDCCI ने एक स्टडी में बताया है कि वित्त वर्ष 2021-22 और 22-23 के बीच 25 राज्यों ने 7% से ज्यादा GSDP यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हासिल की। 25 में से 17 राज्यों ने 9% से ज्यादा की GSDP हासिल की है। इसमें गुजरात, केरल, तेलंगाना, राजस्थान, यूपी, बिहार, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और उड़ीसा जैसे राज्य शामिल हैं। PSDCCI ने अपनी स्टडी में ये भी कहा है कि कृषि उत्पादन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश लीडर बनकर उभरे हैं, जबकि खनिज संपदा में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्य आगे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र में सबसे आगे रहे हैं, जिसने देश की GDP में खास योगदान दिया है। पर्यटन के लिहाज से केरल, राजस्थान और गोवा ने बढ़त बनाई है। खास बात यह है कि उत्तर पूर्वी राज्यों की कनेक्टिविटी बेहतर होने से ये क्षेत्र पर्यटन और व्यापार के केंद्र के तौर पर उभरे हैं। 3 दिनों से जारी यूपी के मैनपुरी में एक तेंदुए का खौफ आखिरकार खत्म हो गया और तेंदुए का शव मिलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। तेंदुए की ये तस्वीर गांव वालों ने कैद की है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि तेंदुए की वजह से लोग दहशत में हैं। वीडियो में लोगों की आवाजें सुनी जा सकती हैं। जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भाग रहे हैं। ये वीडियो यूपी के मैनपुरी का बताया जाता है। यहाँ के अलीपुर खेड़े गाँव में एक तेंदुआ घुस आया, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। तेंदुए को देखकर लोगों ने उसे खदेड़ना शुरू किया, जिसके बाद वो हमलावर हो गया। तेंदुए लोगों पर वार किया। देखिए, किसी के हाथ नूच डाले, किसी के नाक काट डाली, तो किसी के कंधे को लहूलुहान कर दिया। जो जहां मिला, तेंदुए ने उसे जख्मी कर दिया। इंसान और बेजुबान के बीच जंग छिड़ गई। खौफ की वजह से 2 दिन तक लोगों की नींद हराम रही। गांव वालों ने तेंदुए के खिलाफ खुद ही मोर्चा संभाल लिया और उसकी छानबीन शुरू की, लेकिन हाथ नहीं आया। आखिरकार तीसरे दिन तेंदुए का शव लोगों ने देखा, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अब तक ये पता नहीं चल पाया कि तेंदुए की मौत आखिर कैसे हुई, किसी ने मार डाला या फिर उसकी स्वाभाविक मौत हुई है। आखिर गांव वालों ने प्रशासन को खबर क्यों नहीं की?